हेलो जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं सब ठीक होंगे। आज हम लोग बात कर रहे हैं लगभग 2 हफ्ते के बाद, और उसके पीछे का रीजन ये है कि रूम में बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी, उसकी वजह से क्लास ले पाना थोड़ा मुश्किल हो रहा था। और बारिश की वजह से जब लाइट वगैरह जलाई जा रही थी तो कीड़े बहुत आ जा रहे थे, है ना। तो इसलिए क्लासें नहीं हो पा रही थी। अगर आगे का मौसम ठीक रहता है तो हम लोग अब रेगुलर क्लासों की बात करेंगे, जैसे कि पीछे करते थे, है ना। तो पीछे हम लोगों ने एक यूनिट पूरी तरह से खत्म कर दिया था जिसके 4 चैप्टर थे, और दूसरी यूनिट का 2 चैप्टर थे, उसमें हमने एक चैप्टर को खत्म कर दिया था, वैद्योच्चालन तथा ओम का नियम। आज उसी यूनिट का जो इलेक्ट्रिक करंट यूनिट चल रही थी, सेकेंड वाली यूनिट 2, और उसी का लास्ट चैप्टर हम लोग बात करेंगे, किरचॉफ के नियम तथा वैद्युत परिपथ। ये आपको बुक में चैप्टर 6 के नाम से मिल जाएगा। यानी चैप्टर 5 अब तक खत्म किए जा चुके हैं विद न्यूमेरिकल एंड थ्योरिकल, यानी पूरी तरह से थ्योरी भी पढ़ाई गई है और न्यूमेरिकल भी कराए गए हैं, है ना। जितने पॉसिबल न्यूमेरिकल बन सकते हैं, क्योंकि अब वीडियो लेक्चर में बहुत सारे न्यूमेरिकल कराना भी ठीक बात नहीं है ना। और आप भी मेरे ख्याल से उतना इंटरेस्ट दिखा नहीं पाएंगे, क्योंकि न्यूमेरिकल को कराने का जो तरीका है वो मुझे लगता है कि बहुत बेहतर नहीं है। बेहतर ये नहीं है क्योंकि न्यूमेरिकल आपको प्रॉपर वे में दिखाई नहीं देता है ना, क्योंकि हम न्यूमेरिकल बोलते हैं फिर सॉल्व करते हैं तो वो मज़ा नहीं आ पाती है ना। तो टेंशन ना लीजिए, मेरे ख्याल से अगले 6 या 7 महीने के बाद कुछ ऐसी व्यवस्था जरूर कर देंगे कि आपको इंटरेस्ट आना लगेगा चैनल पर, है ना। तब तक के लिए अपने दोस्तों को भी जोड़ते रहिएगा और ऐसे ही मज़ेदार वीडियो देखते रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी की आज की क्लास। तो पीछे की क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था जिसका नाम था वैद्योच्चालन तथा ओम का नियम। हमने उसमें छोटे छोटे सर्किट सॉल्व किए थे, उसमें हमने रेजिस्टेंस फाइंड किया था और रेजिस्टेंस में करंट को फाइंड किया था। पर अगर क्या होगा अगर जटिल परिपथ आ जाए, कैसे परिपथ, जटिल परिपथ। अब जब जटिल परिपथ आ जाएंगे तो जटिल परिपथों को कैसे सॉल्व किया जाएगा, तो जटिल परिपथों को ही सॉल्व करने के लिए एक वैज्ञानिक है जिनका नाम है किरचॉफ। कौन सा नाम, किरचॉफ। तो किरचॉफ के नियम है कुछ बेसिक, अभी बताएंगे आगे, फिलहाल आज के लेक्चर में नहीं होंगे किरचॉफ के नियम, नेक्स्ट लेक्चर में आएंगे, कल के लेक्चर में। तो किरचॉफ के नियम में जब किरचॉफ के नियम सीख लेंगे तो हम जटिल से जटिल सर्किट में करंट की फ्लो को समझ पाएंगे, यानी वो करंट कैसे कैसे फ्लो करेगा। समझ में आई मेरी बात, ठीक। इसका मतलब है कि जटिल परिपथों को सॉल्व करने के लिए अपने को कौन सा चैप्टर आना चाहिए या कौन से नियम आने चाहिए, किरचॉफ के नियम। किसके नियम, किरचॉफ के नियम, है ना। तो आज के अपनी जो क्लास होने वाली वो बेसिक क्लास होगी, जिसमें हम लोग वैद्युत सेल पर बात करेंगे, वैद्युत वाहक बल पर बात करेंगे, और आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है, टर्मिनल विभवांतर क्या होता है, बस कुछ इतनी हेडिंग, है ना। फिर आगे धीरे धीरे जब क्लासें रेगुलर आने लगेगी तो क्लास थोड़ी लंबी लंबी भी आना शुरू हो जाएंगी, जैसे पीछे पीछे 1-1 घंटे की आती थी, ठीक। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो आज का अपना जो पहला टॉपिक है वो है वैद्युत सेल। क्या है, वैद्युत सेल। आप इसे इलेक्ट्रिक सेल भी कह सकते हैं। कौन सा सेल, इलेक्ट्रिक सेल। अब ये कौन सी आफत है ना। तो वैद्युत सेल कौन सी चीज है, आप सबने इसको देखा है, सबने इसका यूज किया है, कोई दिक्कत नहीं है, बस थोड़ा सा आपको मुझे अपडेट करना है बस। तो इलेक्ट्रिक सेल क्या है, एक प्रकार की डिवाइस है और एक प्रकार की ट्रांसड्यूसर डिवाइस है। कौन सी डिवाइस है, ट्रांसड्यूसर। इसका मतलब क्या होता है अभी बता दें आपको। कौन सी डिवाइस है, ट्रांसड्यूसर। मान लो ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में बन भी सकता है आपसे, ठीक है। क्वेश्चन क्या बनेगा, वैद्युत सेल किस प्रकार की डिवाइस है। आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे, उनमें से एक ऑप्शन ये भी होगा, ट्रांसड्यूसर। ट्रांसड्यूसर डिवाइसेस एक्चुअल वे डिवाइसेस होती हैं जो किसी भी प्रकार की ऊर्जा को चेंज कर देती हैं, किसमें, इलेक्ट्रिक ऊर्जा में। मींस किसी भी प्रकार की ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में चेंज करने वाली डिवाइसों को क्या बोलते हैं, ट्रांसड्यूसर कहते हैं। जैसे सोलर पैनल है, ये भी ट्रांसड्यूसर है ना, क्योंकि वो प्रकाशिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में डायरेक्ट या तो फिर कंजर्वेटिव के लिए रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट कर रहा है। तो ट्रांसड्यूसर एक्चुअल में एक ऐसी डिवाइस को कहते हैं जो किसी भी प्रकार की ऊर्जा को किसमें बदलने की क्षमता रखती है, वैद्युत ऊर्जा में। काहे में, वैद्युत ऊर्जा में। तो उन डिवाइसों को क्या नाम रखेंगे, ट्रांसड्यूसर। कोई बुराई नहीं है, बहुत बढ़िया। अब क्वेश्चन ये है कि वैद्युत सेल क्या है। तो हमने कहा वैद्युत सेल एक ट्रांसड्यूसर डिवाइस है। काम क्या करेगा, काम बहुत सिंपल है कि एक इसमें जो ऊर्जा भरी रहती है वो कौन सी ऊर्जा होती है, रासायनिक ऊर्जा। क्योंकि आपने सबने अपने घरों में बैटरियां देखी होंगी, मोबाइल की बैटरी देखी होगी, टॉर्च में पड़ने वाले सेल देखे होंगे, रेडियो में पड़ने वाले सेल देखे होंगे। तो वो सब क्या है, वो सब वैद्युत सेल ही तो है। तो तुम कैसे समझोगे उसको, तो उसके अंदर जो कोयला जैसे नहीं पदार्थ देखते हैं, एक्चुअल में उसकी केमिकल पदार्थ है। कौन सा पदार्थ है, केमिकल पदार्थ। उस केमिकल पदार्थ में जो ऊर्जा कंटेन है, मीन्स जो ऊर्जा भरी है, उसको बोलते हैं केमिकल एनर्जी, मीन्स रासायनिक ऊर्जा। कौन सी ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा। तो सेल में जो रासायनिक ऊर्जा है, क्या उसके थ्रू ही तो हम इलेक्ट्रिक ऊर्जा प्राप्त कर रहे हैं।
रेडियो में क्या हुआ है कि रेडियो में हमने जब सेल डाला तो रेडियो बजने लगा। इसका मतलब वो कौन सी ऊर्जा पे बज रहा है, वो बज रहा है वैद्युत ऊर्जा पे। कौन सी ऊर्जा पे? वैद्युत ऊर्जा। पर जो तुमने उसमें सेल इस्तेमाल किया उसमें तो वैद्युत ऊर्जा नहीं थी, उसमें रासायनिक ऊर्जा थी। तो आपने बहुत पहले एक नियम पढ़ रखा होगा, हजारों साल पहले, और उस नियम तुमने पढ़ा होगा, ऊर्जा संरक्षण का नियम। कौन सा नियम? ऊर्जा संरक्षण का नियम। इसे हम ना तो उत्पन्न कर सकते और ना ही नष्ट कर सकते हैं, पर हम इसका रूपांतरण संभव कर सकते हैं, मीन्स रूपांतरण कर सकते हैं। यानी एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर ट्रांसफर किया जा सकता है या एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। इसको हम बोलते हैं ऊर्जा संरक्षण का नियम। क्या बोलेंगे? ऊर्जा संरक्षण का नियम। ठीक, बस वो कॉन्सेप्ट कभी नहीं बोलना है। फिजिक्स देखो, फिजिक्स पढ़ते समय जो कांस्टेंट लॉ है उन्हें कभी नहीं भूलना। जैसे अब सभी बच्चों को न्यूटन के नियम आने चाहिए, वो कहीं पर भी अप्लाई किया जा सकता है, कहीं पर भी अप्लाई हो सकते हैं और वो ऑलवेज सत्य हैं। समझ में आ गया ना? एनर्जी कंजर्वेशन लॉ है तो ये कहीं पर भी अप्लाई किए जा सकते हैं। समझ में आ गई मेरी बात? ठीक, यानी ये हर जगह पर सत्य तुम्हें मिलेंगे। तो वैद्युत सेल सभी को समझ आया? तो वैद्युत सेल क्या है? एक प्रकार की ट्रांसड्यूसर डिवाइस है जो काम क्या करती है? रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करने का काम करती है। रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करने का काम करती है। बहुत बेसिक सी परिभाषा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब समझते हैं इसके थोड़े से डायग्राम को। चलो मान लेते हैं ये एक वैद्युत सेल है ना, जिसमें इसका लिक्विड भरा हुआ है और इस लिक्विड का आप नाम भी जानते हैं। नहीं जानते तो बता दें आपको, वैद्युत अपघट्ट, इलेक्ट्रोलाइट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वैद्युत अपघट्ट या फिर इलेक्ट्रोलाइट्स, है ना। इसमें जो विलयन भरा रहता है, सोल्यूशन जिसे बोलते हैं आप, वो क्या होता है? वैद्युत अपघट्ट। नॉर्मल हम हमारे घरों में जो बैटरी यूज होती है जनरली उनमें H2SO4 होता है। कौन सा पदार्थ? H2SO4, जिसे आप सल्फ्यूरिक अम्ल बोलते हैं, है ना। ठीक, हालांकि ये टॉपिक केमिस्ट्री में भरपूर है, तो केमिस्ट्री वाले टीचर से अपने जो भी आप जहाँ पे पढ़ रहे हो उनसे अपना भयंकर सीख लीजिएगा, है ना, क्योंकि फिजिक्स में ज्यादा दे नहीं रखा है, बस छोटा मोटा दे रखा है, तो उतना ही समझ लीजिए यहाँ पर जितना आपको जरूरत है। ठीक, तो इसमें जो वैद्युत सेल है उसके अंदर एक घोल भरा रहता है, उस घोल को क्या कहते हैं? वैद्युत अपघट्ट। हमने फॉर एग्जांपल के लिए एक घोल मान लिया है H2SO4 है। कौन सा है? H2SO4। अगर हम इसका आयन करके देखें तो अपने को H2 प्लस मिल जाएगा और प्लस SO4 माइनस मिल जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक, अब इसको याद होगा कुछ बातें हमने आपको पहले चैप्टर में, मीन्स इसके यूनिट 2 के पहले चैप्टर में बता रखी हैं। क्या ठोसों में जो करंट आती है, ठोसों में जो करंट आती है वो इलेक्ट्रॉनों की वजह से आती है। किसकी वजह से? इलेक्ट्रॉनों की वजह से। वहीं पर जो लिक्विड और गैस में जो करंट आता था, आपको याद होगा, वो धनायनों और ऋणायनों दोनों की वजह से आता है। धनायनों और ऋणायनों दोनों की वजह से आता है ना। तो इसका मतलब एक तो लिक्विड है ना, इसका मतलब प्लस की वजह से भी करंट आएगी और माइनस की वजह से भी, प्लस की वजह से भी और माइनस की वजह से। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, बहुत बढ़िया। अब हमने जो अभी भी इसमें दो खंभे जैसे रखे हैं, इनको बोलते हैं इलेक्ट्रोड। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोड। एक्चुअल में ये दोनों अलग अलग धातुओं के इलेक्ट्रोड होते हैं, मीन्स ऐसे कह लें अलग अलग धातुओं की छड़ें होती हैं। ठीक, एक धातु की छड़ इसमें पॉजिटिव होती है और दूसरी निगेटिव। पॉजिटिव निगेटिव का सिंपल सा मतलब है, जब इन छड़ों को इसमें डुबोया जाता है तो इस लिक्विड की खास प्रॉपर्टी होती है कि वो एक छड़ को पॉजिटिव बना देगा। पॉजिटिव का मतलब है हाई पोटेंशियल पे कर देगा, यानी एक का विभव बढ़ा देगा, एक का विभव घटा देगा। मींस एक धातु की छड़ का विभव ज्यादा रहेगा, एक धातु की छड़ का विभव कम रहेगा। जिसका विभव ज्यादा रहेगा हम उसको कहेंगे धन टर्मिनल। क्या बोलेंगे? धन टर्मिनल, या ये कह सकते हैं धन इलेक्ट्रोड। ठीक है, दूसरे वाले को क्या बोलेंगे? रेड इलेक्ट्रोड। दूसरे वाले को रेड इलेक्ट्रोड। इसमें कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब ये जो नाम लिखे हैं इनको बोलते हैं इलेक्ट्रोड। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोड। फिलहाल ये है क्या? धातु की छड़ें। ये क्या है? धातु की छड़ें जो किसमें डूबी हुई हैं? वैद्युत अपघट्ट में। बस तैयार हो गया एक सेल। समझ में आ गया ना? कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? बहुत बढ़िया। तो सेल में एक्चुअल में दो इलेक्ट्रोड है हर एक सेल में, तो ये पॉजिटिव और ये निगेटिव। ठीक, तो ये कहानी थी वैद्युत सेल की। किसकी थी? वैद्युत सेल की। उम्मीद करते हैं यहां तक समझ आया होगा। इस डायग्राम में आगे कुछ और बातें करेंगे, अभी बताते हैं बाद में। ठीक, इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं टाइप ऑफ सेल। टाइप ऑफ सेल, है ना। टाइप ऑफ सेल। टाइप ऑफ सेल में सेल दो टाइप के होते हैं। कितने टाइप के? 2 टाइप। कितने टाइप? 2 टाइप। अब ये 2 टाइप कौन से हैं? आपने
दो तरीके के सेल यूज ही करे होंगे। जैसे एक तो तुमने वे सेल यूज करे होंगे जिनका तुमने यूज किया होगा और वो फिर जब डाउन हो गए होंगे, मीन्स जब उनकी ऊर्जा का तुमने कन्वर्जन कर लिया था वैद्युत ऊर्जा में, मीन्स पूरी तरह से वो लॉस हो गई उनकी रासायनिक ऊर्जा, तो तुमने उनको फेंक दिया होगा। एक तो सेल तुमने वो देखा होगा, जैसे टार्च का सेल है, रेडियो का सेल है। क्या इन सेलों को तुमने खूब भयंकर यूज किया होगा, जब तक चले तब तक चले, फिर बाद में इनको निकाल के फेंका, फिर बाद में नए सेल डाल लिए। तो ये तो हो गए प्राइमरी सेल। कौन से सेल? प्राइमरी सेल। इसका मतलब ये है कि सेल के दो ही टाइप हो सकते हैं। एक तो वे टाइप जिनमें जो अभिक्रियाएं होती है वो अनुत्क्रमणीय होती है, मतलब उन अभिक्रियाओं को हम बार बार दोहरा नहीं सकते, एक बार वो अभिक्रिया खत्म हो गई तो फिर खत्म हो गई। समझ में आ गया ना? जैसे यही वाले सेल, रेडियो का सेल है, टॉर्च का सेल है, घड़ी का सेल है, इनमें जो सेल जनरली यूज होता है वो प्राइमरी सेल होता है। कौन सा सेल? प्राइमरी सेल। तो टू टाइप में कौन कौन से दो टाइप है? प्राइमरी और सेकेंडरी। एक तो प्राइमरी सेल और दूसरा कौन सा? सेकेंडरी, मीन द्वितीयक सेल। प्राइमरी सेल और सेकेंडरी सेल। प्राइमरी सेल कौन सी आफत है? वे सेल जिनका हम एक बार यूज करेंगे और दोबारा उन्हें यूज नहीं कर सकते, वो कौन से सेल हो जाएंगे? प्राइमरी। इनके कुछ एग्जांपल है, उन्हें याद रखना अच्छे से, है ना? डेनियल सेल, उम्मीद करते हैं ये आपको शायद केमिस्ट्री में पढ़ाया गया होगा। डेनियल है, और भी दे रखे हैं, उनको भी लिख लेना। लैक्लांसे है, वोल्टी है ना? लैक्लांसे, वोल्टी और भी बहुत सारे, ठीक, एक्सेट्रा। तो ये सारे सेल कैसे हैं? प्राइमरी सेल। कौन से सेल? प्राइमरी। प्राइमरी का मतलब समझ आ गया सभी को? अगर हम सिंपली समझे अपने घरों में कौन सा सेल प्राइमरी है, तो आप कह सकते हैं कि जो टॉर्च वगैरह में सेल यूज किया गया है वो प्राइमरी सेल है। कौन सा सेल है? प्राइमरी सेल। कोई बुराई तो नहीं, बहुत बढ़िया। अब सेकेंडरी सेल कौन सा है? सेकेंडरी सेल का सिंपल मतलब ये है कि इनमें जो अभिक्रियाएं होंगी वो उत्क्रमणीय होंगी, रिवर्सिबल होंगी। रिवर्सिबल का मतलब है जैसे हमने उनको एक बार, जैसे मान लीजिए इसमें जो ऊर्जा बनी वो रासायनिक है, जैसे इसी को समझते हैं। बैटरी मान लीजिए घर के अपने हैं और इसमें कौन सी ऊर्जा बनी है? रासायनिक। कौन सी? केमिकल में इसके रासायनिक ऊर्जा है। इस रासायनिक ऊर्जा को हमने इलेक्ट्रोडों के थ्रू बाहर निकाल के करंट लिया और ये विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर लिया। अब क्या करेंगे? इस सेल को दोबारा से चार्ज कर लेंगे, इस सेल को दोबारा से, यानी इसमें हम पुनः विद्युत ऊर्जा को कन्वर्जन कर देंगे रासायनिक ऊर्जा में, और फिर से हम रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बार बार लेते रहेंगे। समझ में आ गया? इसका मतलब सेकेंडरी सेल वे होते हैं जिनकी ऊर्जा मतलब एक बार डाउन हो जाने पर उन्हें हम पुनः आवेशित करके फिर से उसे यूज में ला सकते हैं। ठीक, ये आपके सिलेबस में कौन कौन से दे रखे हैं? एक तो सीसा संचायक, दूसरा क्षारीय सेल, यानी इसके जो एग्जाम्पल दे रखे हैं, एक तो सीसा संचायक सेल, इन्हें आप याद रखना। एक तो सीसा संचायक और दूसरा कौन सा? क्षारीय। उम्मीद करते हैं यहां तक सभी को समझ आया होगा। तो हम सभी ने समझा है सेल और सेल के टाइप। क्या समझा है? सेल और सेल के टाइप, जो कितने टाइप का होता है? दो टाइप का, है ना? एक तो प्राइमरी और दूसरा सेकेंडरी। प्राइमरी वे होते हैं जिन्हें हम सिंगल यूज एंड थ्रो, यूज करो फेंक दो। जबकि सेकेंडरी का मतलब है कि हम उसे बार बार यूज करते रहते हैं जब तक बैटरी एकदम घिस पेट नहीं जाती है। तो जनरली आपके घरों में जो बैटरियां यूज हो रही है वो किसका एग्जांपल है? सेकेंडरी। एक्चुअल में वो सीसा संचायक सेल है। कौन सी सेल है? सीसा संचायक सेल है। मे भी क्षारीय सेल भी हो सकता है। इनकी भी अपनी क्वालिटियां हैं, कोई अच्छी है, कोई मतलब अलग अलग प्रोसेस पे अपनी अलग अलग अच्छी होती है। ठीक है, वो बातें हम बाद में करेंगे, फिलहाल इनके बारे में हम कुछ नहीं पढ़ने वाले, क्योंकि अपने सिलेबस में ज्यादा इनके बारे में पूछा भी नहीं जाता है, और पूछा भी अगर जाता है तो आप लोग मेरे ख्याल से केमिस्ट्री तो पढ़ते ही हैं यार, तो उसमें पढ़ लीजिएगा, वो टीचर आपको अच्छे से समझा देगा, है ना? ठीक। और दूसरी बात, जैसे मोबाइल की बैटरी है, हम देखते हैं ना एक बार डाउन हो जाता है फिर से चार्ज कर लेते हैं, तो चार्ज करने में क्या हो रहा है? विद्युत ऊर्जा कन्वर्ट हो रही है किस ऊर्जा में? रासायनिक ऊर्जा में। और फिर तुम रासायनिक ऊर्जा को काहे में कन्वर्ट कर रहे हो? खर्च कर रहे हो विद्युत ऊर्जा के रूप में। तो वो कौन से सेल हो गए? सेकेंडरी। यानी आपके घरों में जो बैटरियां यूज हो रही, मोबाइल की जो बैटरी यूज हो रही है वो कैसी है? सेकेंडरी। अब जनरली घड़ियों वगैरह में भी जो आने लगे बैटरी वगैरह, वो भी जैसे डिजिटल घड़ी है, तो डिजिटल घड़ी में जो बैटरी यूज हो रही है वो कौन सी एग्जाम्पल होगी? सेकेंडरी की। किसकी होगी? सेकेंडरी की। पहले वाली जो हम लोग घड़ियां अभी भी जो यूज करते हैं, मैनुअल वाली, जो नहीं ऐसे जिनमें सेल पड़ता है, तो जिनमें सेल पड़ता है वो सेल कौन सा है? प्राइमरी। कौन सा है? प्राइमरी। यहां तक कोई बुराई नहीं होनी चाहिए। ठीक, अब बात करते हैं आगे, वैद्युत वाहक बल कौन सी आफत है ना? एक्चुअल में उसका नाम तो वैद्युत वाहक बल है, पर वो कोई बल नहीं है ना? वैद्युत वाहक बल कोई बल नहीं है, तो उसका जो प्रोनाउंसिएशन है, मीन्स उसका उच्चारण है, वो ही गलत है। हमें लगता है वो कोई फोर्स है, पर हकीकत ये है कि वो कोई फोर्स नहीं है,
क्योंकि फोर्स आपको याद होगा सदिश राशि होती है, वेक्टर क्वांटिटी, जबकि वैद्युत वाहक बल एक अदिश क्वांटिटी मतलब क्वांटिटी है, मतलब अदिश राशि है ना। इसका मतलब बताते हैं आपको, सिंपल समझो आप। क्या ये इलेक्ट्रोड समझे हम, है ना, एक प्लस और दूसरा माइनस, जो डूबे किसमें है, वैद्युत अपघट्ट में। ये हमने जनरली समझ रखा है H2SO4 का है, ठीक। क्या होगा अगर हम यहां से मान लो एक वायर ऐसे लगाया, है ना, और दूसरा वायर ऐसे लगाया, नहीं चिमटियां लगा दी हमने, ठीक, और इन दोनों तारों के बीच में एक रेजिस्टेंस लगा दिया। रेजिस्टेंस समझ लो या कोई बल्ब समझ लो जो आपको क्लिक कर जाए, ठीक। चलो हम समझते हैं, बल्ब लगाया हमने, क्या लगाया, बल्ब बना लेते हैं यार, ठीक, बहुत बढ़िया, हमने एक बल्ब लगाया। अब जाहिर सी बात है जलने लगेगा, बल्ब जलने लगेगा। तो एक्चुअल में हुआ क्या, वो चीज ध्यान से समझना थोड़ा। जैसे ही हमने तार से इस बल्ब को लगाया, तो ये चूंकि प्लस है और ये माइनस है, इसका मतलब ये हाई पोटेंशियल है और ये लो पोटेंशियल है। देखो प्लस और माइनस का मतलब समझे रहना आप, यहाँ पर जो पोटेंशियल है वो हाई है, अरे यहाँ पर जो विभव है वो उच्च है, और यहाँ का जो विभव है वो लो है। अब आपको कुछ पीछे की बातें याद होनी चाहिए, चैप्टर नंबर 3 की, जब हमने आपको वैद्युत विभव पढ़ाया था। अगर वो क्लासें आपने नहीं देखी हैं तो पूरी की पूरी डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिए जाते हैं, आप आराम से वहां से प्लेलिस्ट में जाकर के चेक कर सकते हैं कि विभव की क्लास कहाँ पर है, ठीक। तो आराम से चेक कर लेना, आराम से देख लेना अगर नहीं देखा है, और याद है तो फिर बहुत अच्छी बात है, ठीक। तो आपको याद होगा ये हाई पोटेंशियल प्लस वाला एंड किसको दिखाता है, हाई पोटेंशियल को, और माइनस वाला एंड किसको, लो पोटेंशियल को। तो हमने जैसे ही वायर से बल्ब को जोड़ा तो इस वायर के थ्रू एक विभवांतर क्रिएट हो गया। क्या क्रिएट हो गया, विभवांतर। इसको अलग समझते हैं। बल्ब का सिंपल मतलब है कि रेजिस्टेंस है, बल्ब का सिंपल मतलब रेजिस्टेंस है। तो एक एंड पे इसके हाई पोटेंशियल, दूसरे पे लो, आपको ये बात याद होगी, ठीक। इसको हम जनरली चित्र से ऐसे भी समझ सकते हैं। उम्मीद करते हैं यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। ये माइनस और ये प्लस, क्या यही तो हमने पीछे भी पढ़ा था, ठीक। ये कोई रेजिस्टेंस लगा दी हमने, रेजिस्टेंस का मतलब कोई बल्ब लगा दिया, इसकी कोई रेजिस्टेंस रही होगी, ठीक। तो ये प्लस एंड और ये माइनस। अब हुआ क्या, हम सभी जानते हैं, क्या पीछे कुछ बातें पढ़ी गई थी, और वो ये थी कि धनावेश उच्च विभव से निम्न विभव की ओर गति करता है और ऋणावेश निम्न विभव से उच्च विभव की ओर गति करता है। क्या ये बात याद है सभी को, बहुत बढ़िया। अब बात करें अगर हम इसमें लिक्विड में, तो क्या है, दोनों भी आयन उपस्थित है, प्लस बी और माइनस बी। आपको याद होगा लिक्विड में जो करंट आता है वो दोनों की वजह से आता है, धनायनों की वजह से भी और ऋणायनों की वजह से भी। जबकि हम जानते हैं कि किसी सॉलिड चालक में जो करंट आता है वो केवल और केवल इलेक्ट्रॉनों की वजह से आता है। तो इलेक्ट्रॉन तो इंपॉर्टेंट है ही, साथ में धनावेश उतना ही इंपॉर्टेंट है। समझ में आ गया, ठीक। अब इसको समझने के लिए क्या करें, क्या ये हाई पोटेंशियल और ये लो पोटेंशियल, तो हमें समझ आ गया जो धनावेश होगा, कौन सा आवेश, धनावेश। अब धनावेश बताओ किधर चलना शुरू करेगा, क्या प्लस टू माइनस, यानी धनावेश ऐसे चलना शुरू कर देगा। जो यहां हो रहा है समझो तो वहां हो रहा है, यानी जो धनावेश है वो ऐसे मूव करेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। यानी हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ धनावेश चलना शुरू करेगा, ठीक। बहुत बढ़िया यार, सबको ठीक चल रहा था। अब आगे ध्यान से देखना, ये धनावेश यहां से एंट्री करेगा, सोल्यूशन में पहुंचेगा, क्योंकि ऐसे ही तो पाथ बनेगा ना यार, जब एक बंद पाथ बनेगा तभी तो करंट आएगी, यानी समझ लो ऐसे चल रहा है ना। अब एक आपको आयताकार पाथ जरूर दिख रहा होगा, क्या मेरी बात अब क्लियर है, ठीक। तो ध्यान से देखना आप, तो यहां पर जो धनावेश है वो बिना किसी ऊर्जा के चल जाएगा, क्योंकि वो ऑटोमेटिक चलेगा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर, अपने आप बढ़ गया, ठीक। पर भाई साहब जब ये इस इलेक्ट्रोड के थ्रू अंदर पहुंचा तो ये वाली प्लेट कैसी है, माइनस की है, ये वाली कैसी है, माइनस, और ये वाली कैसी है, प्लस, जो कि पहले ही से लिखा हुआ है। अब जब ये अंदर पहुंचेगा तो अंदर से यहां तक आने में इसको आफत आ जाएगी, मतलब हाफ जाएगा, फूल जाएगा, क्योंकि वो चलता किधर है, उसके चलने का जो पाथ है वो प्लस टू माइनस, माइनस टू प्लस चलने का उसका कोई पाथ नहीं है ना। इसका मतलब अब ये चार्ज यहाँ पर आना जरूरी है, क्योंकि अगर ये यहाँ आएगा ही नहीं तो चार्ज कैरियर कैसे करेगा करंट को, है ना, करंट को कैसे कैरी करेगा। तो इसका मतलब है इसे यहाँ आना बहुत जरूरी है, तो और आता भी है, तो आने के लिए इसको जाहिर सी बात है कि ऊर्जा चाहिए। क्या चाहिए, ऊर्जा। और ये ऊर्जा देने का काम कौन करेगा, उपस्थित है ना ये वैद्युत अपघट्ट, कौन करेगा, वैद्युत अपघट्ट।
तो वैद्युत अपघट्ट इस चार्ज को यहाँ से यहाँ ट्रेवल करा देगा, फिर आराम से ऐसे मूव करता रहेगा और ये तब तक ही ट्रेवल करा पाएगा जब तक कि खुद उसमें एनर्जी रहेगी, और जब ये एनर्जी लॉस हो जाएगी तब ये चल ही नहीं पाएगा। जब चल नहीं पाएगा तो फिर करंट कैरी नहीं करेगा। क्या यहाँ तक क्लियर है बात? बहुत बढ़िया। अब परिभाषा वैद्युत वाहक बल की ये कहती है कि एकांक धनावेश, धनावेश बोलो या ना बोलो, सीधा सीधा कह सकते हैं एकांक आवेश को सेल सहित, मतलब सेल में भी थोड़ी बहुत ऊर्जा का लॉस होता है। यानी वैद्युत अपघट्ट ने जो हमें लगता है कि बाहर बल्ब जलाया है, तो ये मत सोचना केवल बाहर ही ऊर्जा दे रहा है, इसके सेल के घोल में भी ऊर्जा का थोड़ा बहुत लॉस हो जाता है। तो वैद्युत वाहक बल ये कहता है कि आवेश को या एकांक आवेश को सेल के घोल सहित बाह्य परिपथ में धारा भेजने या आवेश को भेजने में जो काम किया जाता है उसे ही वैद्युत वाहक बल कहते हैं। हम सपोज करते हैं कि ये वाला जो चार्ज है उसका मैग्नीट्यूड क्यों है, ये वाला चार्ज जिसका मैग्नीट्यूड क्यों है, इस क्यों मैग्नीट्यूड को परिपथ में भेजना है मुझे, तो परिपथ में भेजने में किया गया कार्य तो सेल का वैद्युत वाहक बल कहलाता है। और सेल के वैद्युत वाहक बल को ई से लिखते हैं। कैसे लिखते हैं? ई से। तो ई बराबर फार्मूला बोलो क्या लिखा जाएगा यार? W/Q। सेल के वैद्युत वाहक बल का फार्मूला क्या निकलेगा? ई बराबर W/Q। कोई बुराई नहीं है। वैद्युत वाहक बल का एक सिंपल नाम और भी याद रखना, EMF। क्या बोलते हैं? EMF। इसका पूरा नाम भी है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, है ना? तो नेक्स्ट टाइम अगर EMF बोला जाए तो कोई दिक्कत ना हो। तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, मोटिव का मतलब ये होता है गतिमान, है ना? गतिमान आवेश पर जो बल लग रहा है एक्चुअल में, या गतिमान आवेश को जो चलाने में ऊर्जा का लॉस आ रहा है, उसी को बोलते हैं वैद्युत वाहक बल। ठीक है, तो EMF, इसे EMF बोलेंगे शॉर्टकट में। हिंदी इंग्लिश वर्जन इसका क्या है? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। शॉर्टकट में क्या बोलेंगे? EMF। कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, बहुत बढ़िया यार। तो EMF अपने को समझ आ गया। ठीक, आगे चलते हैं यार। अब इसके अपने को विमा और मात्रक निकालने आने चाहिए, है ना? तो चलो निकालते हैं फिर यार। अब EMF का मात्रक निकालना है मुझे। EMF मात्रक मीन्स यूनिट, EMF की यूनिट, है ना? तो बोलो क्या लिखें? क्या W कार्य है, यानी इस आवेश को ले जाने में, आवेश को चलाने में वैद्युत अपघट्ट द्वारा किया गया कार्य कितना है? W। याद होगा कार्य का मात्रक हम सभी लिखते हैं जूल होता है। क्या होता है? जूल। और आवेश है, आवेश का मात्रक कूलाम। हम जो कुछ भी लिखते हैं वो सब SI सिस्टम में लिखते हैं। कौन सी पद्धति में? SI में। तो जूल प्रति कूलाम। इसी का दूसरा नाम भी आपको अच्छे से याद होगा, नहीं है याद है तो याद करिए आप, वोल्ट, है ना? तो जूल प्रति कूलाम या वोल्ट। और अगर आपने विमा मात्रक वाले क्लासें नहीं देखी तो वो भी पूरी जो फिजिक्स की प्लेलिस्ट बनाई है हमने, उसमें सारी क्लासें पढ़ी हुई हैं, आप आराम से पीछे भी देख सकते हैं, तब यहाँ पहुंची, है ना? तो जूल प्रति कूलाम या वोल्ट। ठीक, अब बात करते हैं डायमेंशन की, है ना? विमा इसकी क्या होगी? विमा लिखते हैं यार। क्या आपको याद है विमा वगैरह तो मात्रक से ही लिखे जाते हैं, तो याद करो। तो जूल की विमा क्या होती थी? ml² T-2, ml² T-2 बटे में कूलाम की अगर आपको याद हो तो 80, कूलाम की 80, ml² T-2 किसकी? जूल की, या कार्य की कह सकते हैं, कूलाम की क्या? 80। अब क्या करना है आपको? इन अक्षरों को ऊपर देखना है। तो इन अक्षरों पर आपको नीचे एक घात नजर आ रही होगी, जिस पर कोई घात नहीं उस पर एक घात। इनको ऊपर ले जाइए तो घातें इनकी पलट जाएंगी। क्या सब पर प्लस घातें लगी? तो आप कहेंगे बिल्कुल। तो अब जो घात हो जाएगी वो माइनस की हो जाएगी। अब जब घात माइनस हो जाएगी तो जो आंसर आएगा वो ध्यान से देखिए क्या आएगा। देखो m और l पर कोई फर्क नहीं आएगा क्योंकि m और l नीचे है ही नहीं। अब बचा t, क्योंकि t से ही फर्क आएगा क्योंकि t ऊपर भी है। तो t नीचे +1 है, ऊपर जाएगा -1, ये -1 और ये -2, तो -3 हो जाएगा क्योंकि गुणा में घातें जुड़ती हैं। ठीक, और a नीचे +1 है तो ऊपर जाएगा a-1। क्या उम्मीद करते हैं यहाँ तक समझ आया होगा। तो ये रही इसकी डायमेंशन। ठीक है, हर राशि का यूनिट और डायमेंशन निकालने में आपको फायदा क्या, वो चीज आपको बता दे। न्यूमेरिकल पे आपकी पकड़ मजबूत होती है ना, ताकि उससे आप ये समझ सकते हैं कि जो वैल्यू कह रही है वो क्या है ना? पता लगा कोई वैल्यू बोली गई वोल्ट, अब तुम्हें यही नहीं समझ आ रही कौन सी वैल्यू है, समझ आ गया ना? तो जो E है वो EMF है,
ई क्या है? ईएमएफ है। और ईएमएफ की परिभाषा ये है कि आवेश को सेल सहित, सेल के घोल सहित परिपथ में भेजने में जो आवेश को काम किया जाएगा उसी को हम कहेंगे सेल का वैद्युत वाहक बल। और इसे हम लिखते हैं ई से, कैपिटल ई से, और कैपिटल ई बराबर W/Q। और याद रखना बाबू, ये एक स्केलर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी। ये भूलना मत, है ना, क्योंकि ये चीजें न्यूमेरिकल में बहुत काम आती हैं। क्योंकि आप जब न्यूमेरिकल लगाएंगे इनके तो आपको दिशा की कोई दिक्कत होगी नहीं, क्योंकि एक अदिश राशि है। और अगर ये सदिश राशि होती ना तो सोचो ना, फिर आपको डायरेक्शन भी लिखना पड़ता। क्या लिखना पड़ता है? डायरेक्शन। तो अच्छी बात है कि स्केलर है। समझ में आ गया? ठीक। तो ये कैसी राशि है? अदिश राशि है। अदिश राशि का फार्मूला कितना है ईएमएफ का? W/Q। कोई बुराई नहीं है। क्या यही फार्मूला तो विभव का भी होता था, पर वो भी अलग चीज है ना, थोड़ी सी इससे अलग चीज है। क्या है समझो ध्यान से, सोच के देखो। अगर क्या यहाँ एक ही बल्ब है, और भी बल्ब हो सकते हैं, मीन्स और भी रेजिस्टेंस हो सकती हैं, तब उसको बोलते हैं टर्मिनल विभवांतर। क्या बोलेंगे? टर्मिनल विभवांतर। अब उसको समझ लेते हैं वो कौन सी आफत है। तो टर्मिनल विभवांतर को समझते हैं। इसके लिए क्या करते हैं, हम ज्यादा से रेजिस्टेंस ले लेते हैं, है ना, 3 से भी ज्यादा ले सकते हैं। ठीक। सेल का वैद्युत वाहक बल ई है, ये माइनस और ये प्लस। बड़े डंडे को प्लस लिखते हैं और छोटे डंडे को माइनस। हमने कहा यहाँ की रेजिस्टेंस R1 है, यहाँ की रेजिस्टेंस R2 है, यहाँ की रेजिस्टेंस R3 है। वो किसी भी क्रम में लगा सकते हैं, वो अलग बात है। अगर हमने सभी को पैरेलल लगा दिया तो आप सभी समझते हैं, पीछे चैप्टर में बताया था कि समांतर क्रम में तो ई सभी का एक ही हो जाएगा, पर अगर हमने श्रेणी क्रम में लगाया तो वोल्टेज हर पॉइंट पे डाउन होगा। समझ में आ गया ना? ठीक। अब ध्यान से समझना। अब टर्मिनल विभवांतर क्या कहता है कि सेल के किसी मतलब एक सर्किट के बीच, ध्यान से देखो, यहाँ पे 3 समझो हमने पॉइंट लगाए हैं, एक तो ये, एक तो ये, एक तो ये, है ना। तो इन सभी पे पोटेंशियल अलग अलग आएगा। जैसे आपको याद होगा श्रेणी क्रम में वोल्टेज अलग अलग होते हैं। जैसे हमने पहले वाले का मान लिया V1, दूसरे वाले का V2 और तीसरे वाले का मान लिया V3। कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक। हमने कहा कि यहाँ से अपने को Q चार्ज को ट्रेवल कराना है, तो Q चार्ज जब ट्रेवल करेगा तो इस पॉइंट पे आपको अलग काम करना पड़ेगा, मींस सेल द्वारा यहाँ पे अलग काम करना पड़ेगा, यहाँ पर अलग करना पड़ेगा और यहाँ पर अलग। इसका मतलब है कि जो V1 की वैल्यू आएगी वो आ जाएगी W1/Q। कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक। ऐसे अगर हमें V2 की वैल्यू लिखनी हो W2/Q, ऐसे अगर मुझे V3 की वैल्यू लिखनी हो W3/Q, है। तो ये एक्चुअल में ये टर्मिनल विभवांतर है। ये कौन सी चीज है? टर्मिनल विभवांतर। इसकी परिभाषा कहती है एकांक आवेश को एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल, एकांक आवेश को एक टर्मिनल या एक छोर से दूसरे छोर तक बाह्य परिपथ में प्रवाहित कराने में आवश्यक ऊर्जा, यानी यहां से यहां तक या यहां से यहां तक या यहां से यहां तक जो ऊर्जा लगेगी उसी को हम टर्मिनल विभवांतर कहेंगे। तो एक्चुअल में ये वाली जो आप वैल्यू लिखी देख रहे हैं ना, इनको कहेंगे टर्मिनल विभवांतर। क्या बोलेंगे? टर्मिनल विभवांतर। अगर आप थोड़ा सा भी दिमाग जिसमें लगा रहे हैं तो क्या है, सभी टर्मिनल विभवांतरों का जो योग है वही तो सेल का वैद्युत वाहक बल है। तो यहां से भी एक परिभाषा लिखी जा सकती है। इसका मतलब जो E की वैल्यू है वो ये है V1 + V2 + V3 अप टू डॉट डॉट, क्योंकि और भी सर्किट और भी रेजिस्टेंस हो सकते हैं, यानी सर्किट में और भी रेजिस्टेंस हो सकते हैं। तो हमने इसको E का एक और फार्मूला निकाल दिया, V1 + V2 + V3। इसका मतलब है बहुत सारे टर्मिनल विभवांतरों के योग को वैद्युत वाहक बल कहते हैं, यानी सेल का वैद्युत वाहक बल कहते हैं। कोई दिक्कत तो नहीं? बहुत बढ़िया। ठीक, गुड। आगे बढ़ते हैं। अब एक चीज में अपने को इस चैप्टर में और पढ़नी है, मीन्स आज की क्लास में, और उसका नाम है आंतरिक प्रतिरोध। क्या पढ़ेंगे? आंतरिक प्रतिरोध। तो आंतरिक प्रतिरोध का क्या मतलब होता है? देखो, हम सभी समझ रहे हैं या आप सभी जानते भी हैं, जब किसी डीसी स्रोत से, सिंपल समझना, आपने मेरे ख्याल से कभी ना कभी बैटरी से पंखे तो चलाए ही होंगे, है ना। तो आप जब बैटरी का पंखा बैटरी के एकदम नजदीक रखते हैं तो देखते हैं कि पंखा बहुत तेज चल रहा है, फास्ट चल रहा है, क्योंकि आपने तार बहुत छोटा लगाया, यानी तार बहुत छोटा लगा और आराम से पंखे को बहुत भयंकर सप्लाई मिलने लगी और वो आराम से तेज चलने लगा। पर वहीं पर जब तुमने बड़े तार से पंखे को दूर ले गए ना, तो फिर वो वोल्टेज डाउन कर देता है।
इसका मतलब ये है कि पंखा वो धीरे चलने लगता है। तो जिस प्रकार जो बाहर जो तुमने बैटरी के बाहर तार लगाया हुआ है वो भी तो धारा के मार्ग में रुकावट डाल रहा है ना, क्या डाल रहा है, रुकावट। तो कुछ समय पश्चात बैटरियों में भी ऐसा होता है कि जो अंदर का घोल है वो थोड़ा सा श्यानता होने लगता है, श्यान होने लगता है, गाढ़ा होने लगता है, सांद्र होने लगता है। जब वो सांद्र होने लगता है तो घोल भी धारा के मार्ग में रुकावट पैदा करता है। इसका मतलब जब पुरानी बैटरी होती जाती है तो वो एवरेज कम देती है। मतलब जैसे मान लीजिए आपकी बैटरी 4 घंटे चल रही थी कोई भी, पर आपने जब उसको 1 साल यूज किया तो वो बैटरी आपकी 2 घंटे या 1.5 घंटे ही चलने लगी। उसके पीछे का रीजन ये है कि जो पानी का घोल है या जो उसमें वैद्युत अपघट्य पड़ा हुआ है वो सांद्र होने लगा, है ना, कंसंट्रेट होने लगा। जब गाढ़ा होने लगता है इसका मतलब है कि आंतरिक प्रतिरोध बढ़ रहा है, मीन्स उसके अंदर रुकावट बढ़ रही है। जब अंदर रुकावट बढ़ती है तो उसी को बोलते हैं आंतरिक प्रतिरोध। तो इसकी कोई खास परिभाषा नहीं, बस ऐसे थ्योरिकल समझा जा सकता है कि जिस प्रकार धारा के मार्ग में जो बाहर हमने तार लगाया है वो मार्ग में रुकावट डालता है, ठीक उसी प्रकार जो बैटरी है उसका घोल भी धारा के मार्ग में रुकावट डालता है। तो बाहर जो तार द्वारा रुकावट डाली गई उसको बोलेंगे बाह्य प्रतिरोध। कौन सा प्रतिरोध? बाह्य प्रतिरोध। इसे हम लोग लिखेंगे कैपिटल अक्षर से। किस अक्षर से? कैपिटल अक्षर से। ठीक इसी प्रकार सेल का जो घोल है अंदर, तेजाब वगैरह जो भी आप बोलते हैं, वो भी धारा के मार्ग में रुकावट डालेगा थोड़ी बहुत, और उसको बोलेंगे आंतरिक प्रतिरोध। क्या बोलेंगे? आंतरिक प्रतिरोध। और ऐसे लिखते हैं हम लोग स्मॉल अक्षर से, स्मॉल आर से, स्मॉल आर से। कोई दिक्कत नहीं, दोनों की रेजिस्टेंस ओम है, दोनों का जो रेजिस्टेंस है वो रेजिस्टेंस ही है, एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल। दोनों के जो यूनिट है वो ओम है, मीन दोनों का ही मात्रक ओम है। चाहे वो आंतरिक प्रतिरोध हो चाहे वो बाह्य प्रतिरोध। वो अलग बात है कि आंतरिक प्रतिरोध बाह्य प्रतिरोध की तुलना में अगर कम है, ज्यादा है, तो हमें बैटरी में सेल किस प्रकार लगाने चाहिए वो बात हम कल की क्लास में पढ़ेंगे, जब हम श्रेणी क्रम में और समांतर क्रम में सेलों को जोड़ेंगे। समझ में आ गया ना? तो फायदा भी होता है कि अगर आंतरिक प्रतिरोध ज्यादा है तो फिर कौन से क्रम में लगा दो, श्रेणी क्रम में ज्यादा तो कौन से क्रम में लगा दो, ये बात हम लोग कल सीखेंगे। ठीक, तो आज की क्लास में बस इतना ही है। बस थोड़ा सा फार्मूला आप सीख लीजिएगा। और एक्चुअल में सही बात तो ये है कि किसी सेल के आंतरिक प्रतिरोध किसी सेल के वैद्युत वाहक बल को रिप्रेजेंट करने का सही तरीका ये है ना। तो एक्चुअल में ये हो गया माइनस और ये प्लस, और ये रहा है सेल का वैद्युत वाहक बल, और सेल के वैद्युत वाहक बल का जो अपना रेजिस्टेंस एक्चुअल में उसी को कहते हैं आंतरिक प्रतिरोध। क्या कहते हैं? आंतरिक प्रतिरोध। और आंतरिक प्रतिरोध को किस अक्षर से लिखते हैं? स्मॉल आर से। तो किसी भी सेल को रिप्रेजेंट करने का सही तरीका ये है। ठीक, पर जनरली हम इसी से काम चला लेते हैं। ठीक, पर कभी कभी ये होता भी और कभी कभी नहीं होता, ऐसे समझ लो। नई बैटरियों का ये बहुत कम होता है। ठीक, तो इसमें अब जो करंट आएगी, मान लो यहाँ पर एक बाह्य सर्किट लगा है जहां पर ये करंट सेल भेज रहा है, वो कैपिटल आर है ना। तो अब इसमें करंट का फार्मूला क्या लिखें? तो सिंपल है, मान लो यहाँ पर अगर हम कैपिटल आर लगाते तो आप ये कहते हैं ना, ये दोनों श्रेणी क्रम में है। कौन से क्रम में? श्रेणी क्रम में। तो आर प्लस आर तो 2R करंट हो जाती, मतलब I बराबर E अपान 2R करंट हो जाती। पर यहाँ पे बोलो करंट का फार्मूला क्या लिखा जाए? तो आप कहेंगे यहाँ पर E अपान R और प्लस में ये वाला R, क्योंकि श्रेणी क्रम में जोड़ना है, तो प्लस में ये वाला R कितना लिखा है? स्मॉल आर। इसका मतलब जो करंट का फार्मूला आ गया वो ये आ गया, I बराबर E अपान R प्लस R, जिसमें R क्या है? वो सर्किट जिसमें करंट भेजी जा रही है, और R क्या है? इस सेल का आंतरिक प्रतिरोध है, क्योंकि आपने पढ़ा था वैद्युत वाहक बल में सेल के घोल सहित, क्योंकि घोल भी थोड़ी बहुत ऊर्जा को लॉस करा देगा, है ना। तो करंट का यहाँ पर जो फार्मूला आएगा किसी भी सेल के लिए वो आएगा E अपान R प्लस R। कोई बुराई नहीं है। ठीक, मात्रक एम्पियर। मात्रक क्या? एम्पियर। कोई दिक्कत तो नहीं। ठीक, बीमा भी इसकी ए आती है, ये बात आपको याद है। क्या हो, यहाँ तक समझ आया? अब याद कर लेते, कुछ बातें और कर लेते हैं। अब एक्चुअल में जो आंतरिक प्रतिरोध है वो सेल की कुछ प्रॉपर्टी पर डिपेंड करता है। कौन कौन से? तो 2 पॉइंट है, सुन लो अच्छे से। पहला पॉइंट ये है, अभी जो बता रहे थे, अगर वैद्युत अपघट्य की सांद्रता बढ़ती जाएगी तो जो आंतरिक प्रतिरोध है वो भी बढ़ता जाएगा, मतलब अंदर की रुकावट बढ़ती जाएगी और बैटरी का जो टाइम पीरियड है वो घट जाएगा। पहले जो 4 घंटे चलती था वो 1.5, 2 घंटे, पौने 3 घंटे जो भी चल रही है तुलना के घट जाएगा। ठीक है। दूसरा पॉइंट है, सेल की दोनों प्लेटों के बीच की दूरी बढ़ाने पर सेल का आंतरिक प्रतिरोध बढ़ता है। यानी अगर हम सेल की प्लेटों के बीच का गैप बढ़ा देंगे तो फिर आर बढ़ जाएगा, ये वाला आर बढ़ जाएगा। अगर घटाते रहेंगे तो ये आर बहुत कम होगा। तो जाहिर सी बात है, जो बहुत अच्छी बैटरियां होती हैं उनमें जो प्लेटें लगाई जाती है इलेक्ट्रोड, वो बहुत सटीक लगाई जाती हैं। ठीक है, ताकि स्मॉल आर कम हो, है ना। और ये जितना कम होगा बैटरी उतना ही ज्यादा बैकअप देगी। ठीक, ये कहानी यहीं तक है। और आपको याद रखना है, ये वाली जो समीकरण आपके सामने लिखी देख रहे हैं, I बराबर E अपान R प्लस R, ये इलेक्ट्रिक सर्किट के लिए एनर्जी कंजर्वेशन का काम करेगी। किसका काम करेगी? एनर्जी कंजर्वेशन का। ठीक, ये बातें कुछ याद रखना।
तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब हम लोग बात करेंगे वैद्युतस्थलों के संयोजन पर, जिसमें हम श्रेणी क्रम के बारे में बात करेंगे और समांतर क्रम, और ये भी समझेंगे कि जब आंतरिक प्रतिरोध ज़्यादा हो तो कौन से क्रम में लगाना बेटर होगा अपने लिए, और जब बाह्य प्रतिरोध ज़्यादा हो तब कौन से क्रम में लगाना बेटर होगा अपने लिए। समझ में आ गया ना? तो हम कुल मिला के अगली क्लास में बैटरी बनाना सीखेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास को ख़त्म करते हैं यहीं पर और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।